आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो। आज हम क्लास 9th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी। वर्क क्या होता है? जब कोई भी अपन काम करते हैं तो अपन कह रहे हैं हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं जब अपन तो अपनी एनर्जी जो होती है कंटिन्यूसली लॉस हो रही होती है, थक रहे होते हैं अपन अपनी एनर्जी लॉस हो रही होती है। तो जब कभी भी अपन वर्क करते हैं तो अपनी एनर्जी लॉस होती है। जैसे कि अपन क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो अपन वर्क कर रहे हैं, उसमें अपन रन लेने के लिए आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तो अपन वर्क कर रहे हैं। और जब वर्क कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी लॉस होती है, अपन धीरे धीरे थकने लगते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो सकता है, जब एक हॉर्स कार्ट चलता है, घोड़ा दौड़ता है, हॉर्स चलता है आगे, तो वर्क करता है किस पे, क्या वर्क करता है कि जो गाड़ी होती है घोड़े से लगी हुई कार्ट जिसे अपन कहते हैं, वो भी आगे बढ़ता है। जब हॉर्स वर्क करता है उसकी एनर्जी लॉस होती है, और जो वर्क हॉर्स के द्वारा वर्क किया जाता है वही वर्क जो होता है वो कार्ट को आगे मूव कराता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेनेवर अ फोर्स मेक अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन। जब कभी भी अपन हॉर्स क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, वर्क कर रहा है, वो वर्क तो कर रहा है बट वर्क करने के लिए वो क्या कर रहा है, हॉर्स जो है वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स किस पे लगा रहा है? कार्ट पे लगा रहा है। हॉर्स जो है वो कार्ट पे फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स से कार्ट को आगे खींच रहा है। अपन कह रहे जब वो कार्ट आगे बढ़ रहा है तो अपन कह रहे हैं हॉर्स जो है वो वर्क डन कर रहा है, और जब वो वर्क डन कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। Whenever a force make a body move, घोड़े ने फोर्स लगाया और बॉडी जो कार्ट था वो मूव हुआ, देन वर्क इज सेड टू बी डन। अपन कह सकते हैं कि जो घोड़ा है उसने वर्क किया है। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब जब उसको वर्क करना है तो एनर्जी तो उसके अंदर होनी चाहिए ना। अपन को क्रिकेट मैच में 6 लगाना है तो अपने पास पहले उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना, और जब अपन 6 लगाएंगे तो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होगी। फिर when work is done an equal amount of energy is used up। जितना ज़्यादा अपन वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अपन थकेंगे, और अपन कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा एनर्जी अपन ने लॉस की है। तो जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी यूज होती है, उतनी एनर्जी लॉस होती है। नेक्स्ट है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। अपन तब कब कह सकते हैं कि जो वर्क है वो डन हुआ है? जब कोई भी एक अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन फोर्स लगा रहे हैं, और जब अपन फोर्स लगा रहे हैं और अपना फोर्स उस बॉडी को मूव करा दे, तब अपन कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। जैसे कि अपन स्कूल में अपने फ्रेंड्स को धक्का देते हैं, तो अगर अपना फ्रेंड अब कोई एक इंसान है दुबला पतला मैगी की तरह बिल्कुल खड़ा है, पतला एकदम, और कोई बढ़िया आलू की तरह मोटा बन के बैठा है। अब वो मैगी या भिंडी कहते हैं अपन, भिंडी लोगों के निकनेम भी होते हैं। भिंडी अगर एक आलू को धक्का देना चाहेगा तो धक्का नहीं दे पाएगा, तो अपन उस केस में कहेंगे भिंडी फोर्स लगा रहा है आलू पे, कंटिन्यूसली भिंडी फोर्स लगा रहा है आलू पे, बट जो आलू है वो मूव नहीं कर रहा है, वो इतना हट्टा कट्टा तगड़ा है कि वो मूव नहीं कर रहा। तो अपन कह सकते हैं कि अपनी एनर्जी तो यूज हो गई भैया, हम थक गया, बिल्कुल भिंडी हाँफने लग गया, एनर्जी यूज हो गई, लेकिन जो आलू है वो मूव नहीं हुआ। तो फोर्स अपन ने लगाया लेकिन मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, जो आलू था वो वही का वही एकदम वैसे ही खड़ा है, मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इस केस में अपन कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ। और कोई एक थोड़ा सा भिंडी नहीं और कोई है प्याज ही आलू को धक्का दे रहा है, तो प्याज आलू को धक्का दे लेगा, प्याज ने धक्का दिया आलू को, आलू मूव कर गया, तो प्याज ने फोर्स लगाया, जो प्याज का फोर्स था उसने आलू को मूव करा दिया, तो फोर्स जो था उसने वर्क डन किया। इस केस में भिंडी ने वर्क डन नहीं किया था, उसकी सिर्फ एनर्जी लॉस हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो प्याज था उसने आलू पे धक्का लगाया और जो आलू को मूव कर गया, मोशन हुआ, आलू का क्या हुआ, मोशन हुआ। तो अपन क्या कह सकते हैं, प्याज ने फोर्स लगाया, मोशन प्रोड्यूस हुआ, तो अपन कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। जो अपन वर्क कंटिन्यूसली वर्क कह रहे हैं, वो वर्क किस फैक्टर पे डिपेंड होता है? जो वर्क होता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है। किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितना ज़्यादा अपन फोर्स लगाएंगे
उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। जितना ज़्यादा अपन फोर्स लगाएंगे, जैसे प्याज था, आलू पे फोर्स लगा रहा था, वो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा आलू जो है वो उतना ज़्यादा मूव करेगा या उतनी तेजी से मूव करेगा। तो जो वर्क है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। और अपन कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस होगी, यूज होगी। और सेकेंड फैक्टर, वर्क डन सेकेंड फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। अब जैसे प्याज जो है वो आलू को धक्का दे रहा है, तो क्या है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो मूव करेगा, जितनी ज़्यादा बॉडी जो है वो मूव करेगी, उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। अब जैसे कि एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो प्याज और आलू वाला एग्जांपल था जिसपे जैसे कि एक और एग्जांपल था भिंडी और आलू वाला, उस पर आलू मूव नहीं किया था, तो अपन ने क्या कहा था कि वर्क डन नहीं हुआ है। जैसे कि कोई एक ये बॉल है या ब्लैक बोर्ड है, जब इसे अपन धक्का देंगे, बॉल को अपन धक्का दे रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन क्या बॉल मूव करती है? बॉल मूव नहीं करती। तुम दिन भर बॉल को ऐसे धक्का देते रहो, एकदम फोर्स लगाते रहो, तब भी बॉल मूव नहीं करेगी। लेकिन अपन धीरे धीरे थक जाएंगे, अपनी एनर्जी लॉस होगी। इस केस में एनर्जी लॉस हो जाएगी, अपनी बॉल को धक्का देते टाइम दिन भर अपन लगे रहेंगे तो अपनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, बट जो बॉल है वो मोशन में नहीं आएगी। तो इस केस में एनर्जी लॉस हुई, मोशन नहीं हुआ, बॉल का मोशन नहीं हुआ, तो अपन कहेंगे अपन ने जीरो वर्क किया। ये साइंस के फंडे हैं। अपनी एनर्जी जरूर लॉस हुई, बट अगर मोशन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई भी अपन फोर्स जो है उसने मोशन प्रोड्यूस नहीं किया, इसीलिए अपन कहेंगे कि अपन ने इस केस में जीरो वर्क किया है। जैसे कि अपन रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जो सामान उठाने वाले कुली लोग रहते हैं, जब वो अगर मान लेते हैं कि उसने अपना खूब सारे सूटकेस वगैरह, बैग्स वगैरह अपने सिर पे रखे हुए हैं, लेकिन वो वहीं पे खड़ा हुआ है। जैसे अपन ने कहा कि नहीं हमारा सामान, ऐसे लोग करते तो नहीं, हमारा सामान जमीन पे मत रखना, गंदा हो जाएगा, कुछ भी, तो वो अपन कुली को उसे खड़े कराए रहे जब तक हमारी ट्रेन नहीं आ जाती। वो कुली जो है वो सामान लिए खड़ा है। अब फोर्स, वो थक तो रहा है ना, क्योंकि उसके ऊपर सामान रखा है, उसी कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस हो रही है, वो थक रहा है, उसे थकावट महसूस हो रही है, तो उस एनर्जी लॉस हो रही है उसकी, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा है इस केस में। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स भी लग रहा है, जो सूटकेस या बैग उसके सिर पर रखे हुए हैं वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। डाउनवर्ड फोर्स अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स उस पर नीचे लगता है, तो उस पर फोर्स एक लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सामान पे एक्ट कर रहा है, और उसकी एनर्जी भी, जो कुली है उसकी एनर्जी भी कंटिन्यूसली लॉस हो रही है, लेकिन क्या वो मोशन में है? वो मोशन में नहीं है। तो अपन इस केस में क्या कहेंगे कि जो कुली है उसने जीरो वर्क किया है, उसने वर्क नहीं किया है। फोर्स भी लग रहा था और उसकी एनर्जी भी लॉस हो रही थी, बट उसने जीरो वर्क किया है क्योंकि वो मोशन में नहीं था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब अपन देखेंगे वर्क की डिफाइन क्या होती है। डिफाइन वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. Work done in moving a body, जब कोई भी बॉडी है, बड़ा सा कार्टून है, जब उसको अपन मूव कर रहे हैं और उस पर जो अपन फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स लगा रहे हैं जो अपन बॉडी पे, एंड द डायरेक्शन मूव्ड and the distance moved by the body in the direction of force. वर्क अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? जितना अपन फोर्स लगा रहे हैं, इतनी लंबी डिफाइन बस है, क्लियर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वर्क किसके इक्वल होता है? जितना अपन फोर्स लगा रहे हैं और जितना डिस्टेंस अपन ने मूव कराया है। ठीक है, जैसे कोई भी अपन एक कार्ट लिए हैं, उसको अपन ने फोर्स लगाया, कितना अपन ने फोर्स लगाया और कितनी दूर तक अपन ने उसको मूव कराया, यही है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस, और कौन सा डिस्टेंस? जितना अपन ने उसे मूव कराया। जैसे कि ये एक वही कार्ट है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉक्स अपन ने ले लिया, तो बॉक्स ले लिया, अपन ने इस पे फोर्स लगाया, और जब अपन फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा,
तो मोशन इस डायरेक्शन, अपन ने फोर्स इस साइड पे लगाया तो मोशन इस साइड पे होगा, और फिर अपन ने यहाँ पे लाके उसे रोक दिया है, जो कि है फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। तो अपन ने ये जो बॉक्स था इसे मूव कितना कराया है, एस डिस्टेंस। डिस्टेंस को यहाँ पे अपन एस से डिनोट करते हैं, कितना अपन ने उसे मूव कराया है। और यहाँ पे एक पॉइंट पे लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो जब अपन इस बॉक्स को मूव कर रहे हैं तो कब वो बॉक्स मूव होना स्टार्ट होगा, जब ये बॉक्स यहाँ से अपन मूव करा रहे हैं तो यहाँ से अपन फोर्स लगा रहे हैं और वहां से एयर जो है या फिर ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन लगाएगा और वो बॉक्स को मूव नहीं करने देना चाहता, तो अपन यहाँ से और ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और जब अपन फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे तब वो जो बॉक्स है वो मूव करेगा। जब अपन फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे तब वो बॉक्स मूव करेगा। तो वही है कि जब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रहता है तो अपन उस पर फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स जो होता है, जो वर्क डन, जो फोर्स मतलब कि अपन वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं मतलब अपन वर्क कर रहे हैं, तो वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, अपन फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एस, जो कि एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, जितना अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो वो ट्रेवल की हो या मूव किया हो फोर्स के लगाने पे। ये वर्क की डिफाइन तो समझ ली, अब यूनिट क्या होती है वर्क की, जैसे अपन हर चीज में, जैसे ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें अपन हर चीज की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, वैसे ही अपन अब देखेंगे कि वर्क की यूनिट क्या होती है। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। अपन को ये पता कैसे चलेगा कि वर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है, फर्स्ट चैप्टर से याद करते आ रहे हैं, ऐसा यूनिट ऐसा वो याद अपन को पता कैसे चलता है एग्जैक्टली। देखो वर्क अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, वर्क का फॉर्मूला जो होता है फोर्स इनटू में एस क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस। अब फोर्स अपन कब करते हैं, क्या फोर्स फोर्स अपन करते किस में है, जो फोर्स होता है वो अपन न्यूटन में करते हैं। मैंने इतने न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने इस इंसान को 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का दिया, तो जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। और जब अपन डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अच्छा बताओ डिस्टेंस तुम ट्रेवल किस में करते हो, मीटर में। मैं इतने किलोमीटर चल के आया, मैं इतने मीटर चल के आया, तो यहाँ पे मीटर, क्योंकि जो किलोमीटर क्यों नहीं लेंगे, जो क्योंकि जो एसआई यूनिट रहती है डिस्टेंस ट्रेवल करने की, जो एसआई यूनिट रहती है वो मीटर रहती है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लेंगे, मीटर। तो वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू ए डिस्टेंस, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी या फिर यूनिट क्या होगी, न्यूटन इनटू में मीटर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, जिसका सिंबल है न्यूटन मीटर। और यही अपन न्यूटन मीटर को अपन कहते हैं जूल, न्यूटन मीटर इज जूल, इसको अपन जूल कहते हैं। और जूल वर्क की एसआई यूनिट होती है। अब अपन डिफाइन कैसे करेंगे, 1 जूल पेपर में डिफाइन करने के लिए आता भी है। When a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule. क्या है, जब कोई भी एक बॉडी है, एक इंसान है, कोई कुछ भी है, वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कितने का फोर्स, 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का मान लीजिए बॉक्स है, अपन ने उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जो फोर्स है वो उस बॉडी को कितने डिस्टेंस तक मूव कराए, 1 मीटर तक। 1 मीटर तक जब मूव कराए, और किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये बॉक्स है वो मूव हो रहा है, इन इट्स ओन डायरेक्शन। ओन डायरेक्शन मतलब फोर्स के डायरेक्शन में। देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। और जब एक न्यूटन का अपन ने फोर्स लगाया और वो कितने डिस्टेंस तक मूव हुआ, 1 मीटर तक मूव हुआ, तो उसे अपन क्या कहेंगे, 1 जूल का वर्क अपन ने किया है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर। सिंबल फॉर्म में 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये।
फुल की डिफाइन को नोट कर लो, ये एग्जाम में जरूर आती है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट में कैसे वर्क करते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है जब अपन सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपन ग्रेविटी से ग्राउंड फ्लोर से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे होते हैं। तो अपन जब चढ़ते हैं या फिर सीढ़ी चढ़ते हैं तो कोई सामान लेके चढ़ते हैं, तो अपन किसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी नीचे लग रही होती है, अर्थ पे ग्रेविटी जो लग रही होती है उसके अगेंस्ट पे अपन वर्क करते हैं। तो कैसे अपन डिफाइन करेंगे, whenever work is done against gravity, जो कि अर्थ लगा रही है नीचे के साइड, the amount of work done is equal to the product of the weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted। देखो बताते हैं इससे, जैसे कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी है और यहाँ कोई भी एक ऐसा ये इंसान है मान लेते हैं, जो कि खुश है, बड़ा खुश, नाचते कूदते ऊपर चल रहा है, और ये कोई सामान लिया है मान लेते, ठीक है, सामान लिया है, ये ऐसे पकड़ा हुआ है कुछ, ठीक। इसका वेट क्या होगा, पहले अपन को पता होना चाहिए कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। मास जो होता है, जो अपन अभी तक समझते आ रहे हैं, वेट अपन किसी से पूछते हैं वेट, तो अपन वो एक्चुअली जो बताता है कि मेरा वेट 47 kg है या 48 kg है, तो अपना जो एग्जैक्टली जो अपन बताते हैं वेट, वो रियल में वेट नहीं होता, मास होता है। ये अपन ने स्टडी भी प्रीवियस चैप्टर में किया भी है कि वो एग्जैक्टली मास होता है। तो मेरा मास जो है वो 47 है, 48 है ये, और वेट क्या है, मास इनटू में जो वेट होता है वो मास इनटू में स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8। तो वेट क्या होता है, मास इनटू में ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटी जिसे अपन कह सकते हैं। और तो ये क्या, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है कि कितना वर्क अपन ने किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट पे, उसे कैसे अपन डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, वेट कितना है बॉडी का, और वर्टिकल हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। जैसे कि अपन मान लेते हैं वो यहाँ से यहाँ, ये ग्राउंड फ्लोर था, ये ग्राउंड से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है, ये यहाँ तक ऐसा आ गया, जो भी जैसा भी बनेगा ये यहाँ तक आ गया, ये सामान लिए हुए है, ठीक है। तो ये कितने हाइट तक पहुंचा है, यहाँ तक, ये पूरा ग्राउंड लेवल से चलना स्टार्ट किया था, तो ये एच हाइट है, ठीक है, एच हाइट है। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, बॉडी को लिफ्ट करने में अपन ने कितना वर्क किया है, वेट क्या है, m इंटू में जी, मास इंटू में ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये h क्या है, वर्टिकल हाइट। वेट का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mgh। याद कैसे करेंगे, वो आता था गाना mgh, तो याद हो जाएगा अपन को, एक बार गाना गाओ mgh, तो अपन कैसे याद हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force। यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे वर्क डन हो कैसे रहा है। यहाँ पे अपन जो ऑब्जेक्ट है उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल्स टू F इंटू में S। F क्या है, फोर्स, और S क्या है, डिस्टेंस, और W क्या है, वर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वर्क अपन को कैलकुलेट करना है, फोर्स कितना गिवन है, W इज इक्वल टू फोर्स कितना गिवन है, 10 न्यूटन, और डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर इंटू में 1। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ऑलरेडी वो न्यूटन में दिया है। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर में दिया है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो अपन इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते फिर रखते, लेकिन ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, तो वर्क कितना आ जाएगा, 10।
और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जिसे अपन क्या कहते हैं, जूल। तो क्या हो जाएगा 10 जूल, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर, एज्यूम g इज इक्वल टू 10 टू द पावर सॉरी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो वर्क डन को अपन को कैलकुलेट करना है वो लिफ्टिंग बॉडी को, मतलब अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं लिफ्टिंग। तो फॉर्मूला क्या होता था, सब लोग एक साथ बोलेंगे, W इज इक्वल टू mgh, W इज इक्वल टू mgh। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, W वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू में ग्रेविटेशन कांस्टेंट g इंटू में h। मास कितना गिवन है 200, g की वैसे वैल्यू होती है रियल में कितनी होती है 9.8, लेकिन कैलकुलेशन अपने आसान पड़े इसीलिए अपन को लिखा हुआ है कि एज्यूम कर लेंगे कि 9.8 को अपन 10 ले लेंगे। क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर यहाँ पे गिवन नहीं होता तो अपन 9.8 लेके करते। ठीक है, हाइट कितनी गिवन है 6 मीटर, कैलकुलेट कर देंगे क्या आ जाएगा, और 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 12,000। वर्क अपन कैलकुलेट करते हैं और वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। अभी तक अपन ने देखा था कि जब अपन कोई भी कार्टून था तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे थे। अपन ने जैसे अपन को बॉक्स राइट के साइड मूव करना है तो अपन फोर्स कहाँ पे राइट के साइड पे लगा रहे थे, और जस्ट अपन फोर्स जब ग्राउंड से बॉक्स से टच था तब अपन फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, अब लेकिन अपन ने देखा होगा कि जब लड़के छोटे थे तो कार को एक वो डोरी से बांध लेते थे और वो कार को जमीन में ऐसे रख लेते थे और वो खुद चलते रहते थे, और ऐसे जो डोरी होती थी उससे ऐसे कार को ऐसे 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 करके खींचते रहते थे। अब लड़कियां सपोज कर रही होंगी यार हम तो नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रही है, हम तो किचन सेट खेलते थे। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि अब ये मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सी कंपनी की कार है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इंसान को भी चल जाएगा, ये एक लड़का है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक कार है और ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये जो है ये अपनी जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, कार कहाँ मूव करेगी, स्वर्ग में तो मूव करेगी नहीं, जमीन पे मूव करेगी। ठीक है, कार चलेगी, और जो लड़का है इसी ये कार है और यहाँ से इसने इसे बांध लिया है किसी भी डोरी से बांध लिया है, वो ऐसे खींच रहा है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे ये बताओ। फोर्स जब वो सुतरी जब ये सुतरी ऐसी लगी हुई है यहाँ से कार से, तो ऐसे से उसे खींच रहा है, तो फोर्स किस पे, इस पे लग रहा है, डोरी पे फोर्स लग रहा है। तो डायरेक्शन क्या है फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है और फोर्स अपन इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं। लेकिन कार कैसी चलेगी, कार तो ऐसे टेढ़े होकर नहीं चलने लगती, कार तो ग्राउंड पे सीधी चलती है। तो एक कार का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ये होगा, सीधा ग्राउंड पे चलेगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन थीटा बोल देते हैं। कोई भी जैसे अपन छोटी क्लासों में कोई भी एंगल कैलकुलेट करना रहता था, ये एंगल तो अपन इसे एक्स मान लेते थे, यहाँ पे अपन थीटा, ये सिंबल होता है, थीटा सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इस पे अब अपन कैसे कहेंगे कि ये फोर्स भी अपन ने फोर्स लगाया अपन ने, मोशन हुआ, और मोशन हुआ तो अपन ने क्या किया, वर्क डन किया। तो इस केस में वर्क डन होगा कितना होगा, जैसे कि नॉर्मल वर्क डन क्या होता था, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में S डिस्टेंस होता था। फिर जब अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो कितना होता है mgh। ठीक है, mgh। अब इस केस में जो वर्क होगा अपना कितना होगा, ग्रेविटी के अलावा अपन इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इन दिस केस वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला W इज इक्वल टू F क्रॉस S, S जो कि डिस्टेंस है, टू कैलकुलेट द वर्क डन। इस केस में अपन ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बिकॉज द डायरेक्शन मूव्ड S, जितना डिस्टेंस अपन मूव कर रहे हैं, S क्या होता है, जितना भी डिस्टेंस अपन मूव कर रहे हैं, तो जो अपन जितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन के सेम नहीं है। जैसे कि अपन वो एक ग्राउंड पे वो एक ब्लॉक लेते थे, फोर्स लगाते थे, फोर्स का डायरेक्शन भी ये होता था, फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, और मोशन ये बॉक्स इस साइड मूव करने लगता था,
तो फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन सेम होता था। लेकिन इस केस में देखो, फोर्स का डायरेक्शन ये अपवर्ड की साइड है और जो मोशन का डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन पे है। तो अब अपन देखेंगे कि इस वाले केस में अपन वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी। ये क्या लिखा हुआ है, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, मैं अभी जस्ट आपको क्लियर करके अच्छे से समझा रही हूँ। पहले ये जो लाइन ये मैंने लिखा है, इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर यहाँ पे थीटा मैंने बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये, और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, थीटा ये हो गया। ऐसे वर्क का फॉर्मूला आएगा ही। पहले अपना क्या होता था, W = F × S। अब यहाँ पे S की cos थीटा बस और एक्स्ट्रा आ गया। ये cos थीटा कैसे एक्स्ट्रा आया ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ये जो लाइन है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। इसके बीच में क्या कितना एंगल है, थीटा। अब ये जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे टीचर ने हमें क्लास 11th में बताया था। हमारे टाइम पे क्या किया था, सर ने डायरेक्ट बोल दिया था कि ये फॉर्मूला होता है F cos थीटा S, याद कर लो। आप लोग को भी बोलूँगी इसे तो पहले याद कर लो, बट फिर भी जो बच्चे इसका रीज़न जानना चाहते, मैं इसका रीज़न आप लोग को बता रही हूँ। बट अगर किसी को समझ में नहीं आता, इतना दिमाग में टेंशन बिल्कुल मत लेना। फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए। देखो थीटा है, जैसे कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई भी जब एंगल पे अपना फोर्स लग रहा होता है, जैसे यहाँ पे अपन का फोर्स डायरेक्शन अलग है, किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो अपन इस थीटा को क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। थीटा को क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये खड़ा वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पे ये इसे ऐसे, यहाँ पे इसे ऐसे ऐसे करके ये इसी लाइन पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं क्रॉस करके बना देती हूँ, ठीक, तो आपको समझ ये ऐसा, और इसे अपन कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये डायरेक्शन अलग लिखा हुआ है। थीटा को अपन ने टू कंपोनेंट में डिवाइड किया, किस पे, एक वर्टिकल कंपोनेंट पे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे। देखो यहाँ पे क्लियर देखो, ये है और ये अपना ये जो है ये थीटा है। अब जो ये वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है, जैसे कि अपन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट का जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, F sin थीटा, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जैसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है F cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर और भी किसी चीज की बात कर रहे होते तो वहां पे वो आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहता है उसका क्या आता है, F cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है cos थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि अपन एक ट्रायंगल से समझ सकते हैं। ये कोई भी 90 डिग्री पे ट्रायंगल है, जिसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं cos थीटा। बट यहाँ पे cos थीटा की आपको सीधे एंगल, थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है। थीटा क्या है, यहाँ पे एक एंगल है।
जिसे भी ये इतना नहीं समझ में आया, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, बट बिल्कुल टेंशन मत लो, सीधा ये फॉर्मूला याद करो, W इज इक्वल टू एफ, फोर्स अपना एफ एस तो अपना पहले से ही होता था, बस यहाँ पे कॉस थीटा याद कर लो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A child pulls a toy car। सबसे पहले अपन को क्या दिखा, जो एक लड़का है वो एक गाड़ी को खींच रहा है, तो इससे अपन को क्या पता चल गया कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस वाला केस तो इस पर लगेगा नहीं, W इज इक्वल टू एम जी एच ये भी केस नहीं लगेगा। टॉय कार खींच रहा है तो स्ट्रिंग से खींच रहा है, क्या दिया है, A child pulls a toy car through a distance of 10 मीटर, डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। The string in child hand, स्ट्रिंग है उसके हाथ में, वो डोरी है उसके हाथ में, तो अपन को कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू में एस, ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया कौन सा लगेगा। अब देखो, द स्ट्रिंग इन चाइल्ड हैंड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल सरफेस देखा था ना, हॉरिजॉन्टल यहाँ होता है, वर्टिकल यहाँ होता है, तो उसकी ये कार है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक लड़का है जो कि खींच रहा है, और उसका एंगल कितना दिया है, हाथ से जब पकड़ के खींच रहा है तो एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे अपन नोट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बने। डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, ऐसे, डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। फिर इसके आगे अपन पढ़ेंगे, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज 5 न्यूटन, फोर्स कितना अपन को गिवन है 5 न्यूटन। क्वेश्चन को ऐसे किया करो, आधा पार्ट पढ़ा जहाँ पर फुल स्टॉप लगा, पहले जो गिवन है उसे नोट करते चलो, तो क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर अब देखो कैलकुलेट का क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार, वर्क कितना करना है अपन को, वर्क का फॉर्मूला तो होता है W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू में एस। अब यहाँ पे अपन को फोर्स की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, एस की, कॉस थीटा की वैल्यू तो हमें नहीं पता। अब देखना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लो, मैं कॉस की आपको वैल्यू 2-3 वैल्यू होती है, मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये अपन को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉस साइन कॉस टेन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन को 10th में पढ़ाया जाता है, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन पार्ट दिया हुआ है, इसलिए अपन ये याद कर लेंगे। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, बस ये याद कर लो। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ पे अपन क्या पुट करना है, थीटा अपना कितना है 60 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे 1/2, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी अपन को पता है 5, और इसका cos थीटा का 1/2, ऐसे डिस्टेंस कितना दिया है 10, ये 2 1 और ये 5 5 5 जा 25, तो वर्क कितना आ जाएगा 25, और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है जूल में। अपन हमेशा आंसर को उसकी एसआई यूनिट में लिख के आएंगे, वरना अपने मार्क्स हाफ मार्क्स कट होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता था, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या था डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे कि जब वर्क डन हो रहा हो, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल, जो फोर्स है वो राइट एंगल पे लग रहा है, किसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के। कैसा लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फोर्स कैसे लग रहा है राइट एंगल पे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है अपवर्ड है, ये क्या है डायरेक्शन फोर्स,
90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे ही लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और cos 90 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई थी, और cos 0 डिग्री की। cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है। याद रहेगा, याद कर लो, सीधे सीधे यहाँ पे 0 है तो cos में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, 90 है तो यहाँ पे 0 रहेगा। याद हो गई, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब जैसे कि अपन इस वाले केस में ये जो था कि ये मोशन का डायरेक्शन यहाँ पे थीटा है, तो क्या फॉर्मूला ले रहे थे, वर्क का फॉर्मूला क्या हो रहा था, F cos थीटा इंटू में S जो था डिस्टेंस था। यही फॉर्मूला अपन यहाँ भी नोट करेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या है, F cos थीटा इंटू में S। अब वर्क ठीक है, फोर्स कुछ फोर्स लग रहा होगा वो अपन को गिवन होगा। कॉस यहाँ पे क्या है, राइट एंगल पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, F इंटू में cos 90 डिग्री इंटू में S, यहाँ पे सॉरी इंटू में साइन में। अब देखो, सॉरी यहाँ पे इंटू रहेगा, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, F इंटू में 0 इंटू में S। अब जब अपन 0 का किसी से भी इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे वर्क कितना हो गया, 0। तो ये केस याद रखेंगे कि जब राइट एंगल रहे, परपेंडिकुलर गिवन रहे, तो बिना कैलकुलेट किए अपन वर्क डन 0 बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी किस साइड को डिस्प्लेस हो रही है, किस साइड को चल रही है, ये डायरेक्शन है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क नहीं डन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ मैन कैरिंग अ सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल, ही डज नो वर्क। जो एक कुली है, जो एक इंसान है, वो अपना सूटकेस जो सिर पे ऐसे एकदम सीधा रख के ले जा रहा है, तो क्या है, मोशन की डायरेक्शन क्या है, जो सूटकेस है वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन हॉरिजॉन्टल ऊपर हो रहा है, और डायरेक्शन जो इंसान है वो सीधा खड़ा है। देखो ये इंसान है, ठीक है, और ये ऐसे सूटकेस रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। जो इंसान है वो मूव ऐसे कर रहा है और सूटकेस ऐसे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इनके बीच में, परपेंडिकुलर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब ये होंगे, एक दूसरे के जब ये परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। जब कोई भी इंसान हॉरिजॉन्टल पे सीधा सूटकेस ऐसे लेके चल रहा था, मैंने पहले भी समझाया था, तो उस पे वर्क डन जो है वो 0 होगा। फिर दूसरा केस है, द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज 0। अपन को पता है कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो वो परपेंडिकुलरली, उसका डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलरली ऐसे टेंजेंशियली होता है ना। द वर्क डन, ये पहले पढ़ो, द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज 0। जो कोई भी एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली मूव कर रही है ऐसे ऐसे, तो उस पर वर्क डन है वो 0 होगा। इससे क्या अपन को पता चलेगा, द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज 0। ये अपना सन है और यहाँ पे ये अपनी अर्थ है जो कि इस सर्कल पाथ पे मूव कर रही है। अर्थ की मोशन का डायरेक्शन क्या है, मोशन ये, और अर्थ पे सन कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, मोशन का डायरेक्शन ये है ऐसा, जब ये यहाँ पे आएगा अर्थ मान लो, तो उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा और फोर्स ऐसा लगेगा। जब अर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ये अर्थ तो नहीं लग रहा यार, ये ऐसा अर्थ, तो इसके फोर्स तो ऐसा ही लगेगा, FORC फोर्स, ये F फोर्स तो वैसा ही लगेगा,
इसकी ये जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो हमने ऐसे ऐसे कर करके पूरा सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो मोशन का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है। ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल होता है। जब 90 डिग्री का एंगल होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। अभी अपन ने कैलकुलेट करके देखा था। और सेम वही रीजन होता है, द वर्क डन इन द केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो 0। जैसे कि जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो जब मून अर्थ के अराउंड मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, गोले वाले चक्कर पे वो मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो जो वर्क डन होता है वो तब भी 0 होता है। रीजन क्या है? सेम यही रीजन है। ठीक है, टॉपिक वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब अपन कार्टून मूव कर रहे थे, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, कार्टून मूव भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब अपन देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा यहाँ पे, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपन फोर्स इस डायरेक्शन में अगर लगा रहे हैं तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ये वाला ऐसा केस अपन देखेंगे। और जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी डायरेक्शन में और मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन, पहले जब अपन वर्क डन यहाँ पे हो जाता है W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, और जब फोर्स के डायरेक्शन में मोशन होता था तब क्या होता था? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। लेकिन यहाँ पे मोशन और फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब अपन देखते हैं कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क निगेटिव कब होता है, और वर्क जीरो कब होता है। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अपना क्लियर हो गया पहले। वर्क डन इज निगेटिव when a force act in the opposite direction of motion of the body। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो जो वर्क होता है वो निगेटिव होता है। वर्क डन इज 0 when a force act at right angle to the direction of motion of the body। ये वाला 0 वाला भी केस अपन ने क्लियर कर लिया है। सेकेंड वाला केस की निगेटिव वर्क डन कैसे होता है अपन इसे समझेंगे। जैसे कि ये ग्राउंड है, ये फुटबॉल है, ठीक है, और इसको अपन ने किक किया यहाँ से, बॉल धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगी और यहाँ पे आ जाएगी। फोर्स का डायरेक्शन क्या था? फोर्स अपन ने इस साइड पे लगाया था, और मोशन किस साइड हुआ? मोशन का भी डायरेक्शन सेम है। तो ये यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव वर्क डन होगा या निगेटिव वर्क डन होगा? जीरो वर्क डन तो होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा। क्यों? फोर्स का भी डायरेक्शन इस साइड है, मोशन का भी डायरेक्शन इस साइड है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब निगेटिव वर्क डन का केस देखो। ये फुटबॉल थी, ठीक है, ये फुटबॉल जब अपन ने किक किया तब कुछ देर तो अपने पैर से ऐसे मारा, तो कुछ देर तो मूव करती रही अपने फोर्स, अपना जो फोर्स पैर, अपन का पैर जो फोर्स लगाया उसके। अब धीरे धीरे ये बॉल रुकने लगती है। रुकने क्यों लगती है? क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन से इसके साइड फ्रिक्शन लग रहा होता है, और बॉल तब मूव किस साइड? जब अपन ने मारा इसे। अब ये वाला अपन केस भूल जाते कि जब यहाँ पे ये आ गई, ठीक है, ये बॉल थी, इसे अपन ने किक किया था, फोर्स इस साइड लगाया था अपन ने, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है। अब फोर्स ने बॉल को यहाँ तक ले आया, अब फोर्स उस पर नहीं लग रहा, फोर्स का काम खत्म। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, 10 न्यूटन के फोर्स को जहां तक बॉल को लेके जाना था वो लेके जा चुका है। अब बॉल रुकती कैसे? उस पर अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शन लगने लगता है। जब ये फ्रिक्शन लगेगा तब बॉल मूव किस साइड कर रही थी? मोशन तो इस साइड था। अब देखो, मोशन का डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस साइड है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हुआ,
दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव वर्ब डन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आई होप मेरे इन वीडियो से आपको पढ़ाई में हेल्प मिल रही होगी, आपको पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। यार जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, पढ़ाई करना मत भूलो, मेहनत करो। और एक चीज़, हर सिचुएशन में एक चीज़ बस याद रखना कि अपने जीवन में मुस्कुराना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।